नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हो रही अमित शाह की मीटिंग पर। जी हां, केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब वो हैं तो महत्वपूर्ण उनके द्वारा जो समीक्षाएं की जा रही है वो मंथन का दौर अभी जारी है। ऐसे में इस मंथन से निकलने क्या वाला है, किस तरीके की नई स्ट्रेटेजी लेकर शाह आने वाले हैं, क्या होगा, किस तरीके की रणनीतियां बनेंगी और 7 राज्य जहां के प्रमुखों को बुलाकर इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बैठक जारी है। बताया यह जा रहा है कि पहली बैठक खत्म हुई है तो दूसरी बैठक शुरू हो गई है, जिसमें प्रमुख जो 7 राज्य हैं उनके अधिकारियों के साथ वहां के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए हैं। ऐसे में इन समीक्षाओं के दौर से निकलने क्या वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले सुनते हैं अमित शाह के इस दौरे को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस भाजपा का दौरे को लेकर? श्री अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं और इसमें जो नक्सल प्रभावित 7 स्टेट हैं उनका इंटर स्टेट मीटिंग है, समीक्षा बैठक है और सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता का भी एक बैठक करने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है और अमित शाह जी यहाँ दौरे में आ रहे हैं और उसकी मीटिंग ले रहे हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हावी है और कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी आकर यहाँ मीटिंग ले रहे हैं कि थोड़ा चेत जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सही काम करे, ये सिर्फ चेतावनी देने यहाँ आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि एक तरफ तो जहां बैठकें चल रही हैं, वहीं दूसरे तरफ इस पूरे मामले को राजनीति रंग दिया जा रहा है कि इस दौरे के कुछ राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि नक्सलवाद को लेकर आखिर ये जो बैठक है उसमें निकलने क्या वाला है, क्या कुछ बदलेगा, किस तरीके की स्थितियां रहेंगी इस बैठक के बाद, और छत्तीसगढ़ में जो अभियान अब तक नक्सलवाद को लेकर चल रहा है उसमें और कितनी तेजी आएगी। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश मिश्रा जी, जो कि नक्सलवादी क्षेत्रों में लंबे समय से काम करते रहे हैं। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं शुभ्रांशु चौधरी जी, जो कि एक्टिविस्ट हैं और नक्सलवादी क्षेत्रों में काफी लंबे समय तक काम का अनुभव रखते हैं। बहुत स्वागत है चौधरी जी का। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में एक विशेषज्ञ की राय देने के लिए रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, वर्णिका शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पहली बैठक खत्म हुई है जो कि 7 राज्यों की थी, जिसमें 7 राज्यों के प्रशासनिक प्रमुख सचिव शामिल थे और पुलिस महकमे के प्रमुखों को बुलाया गया था। वो बैठक खत्म हुई है और दूसरी बैठक चल रही है जो कि सुरक्षा और विकास से संबंधित है कि दोनों पैमाने पर कैसे सरकारें आगे काम करें। तो 2 बैठकें हैं और ये बैठकों का दौर अभी चल रहा है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। एक एक करके पूरी इस बैठक को और उससे निकलने वाली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मिथिलेश जी के पास चलते हैं। मिथिलेश जी, छत्तीसगढ़ लगातार नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है और हमारे प्रदेश का अगर कुछ विकास कहीं रुकता है तो वो नक्सलवाद के कारण रुक जाता है और एक बड़ा हिस्सा जो कि बस्तर संभाग का है वहां पर इसका असर भी देखने को मिलता है। क्या इस बैठक के बाद की स्थितियां बदलेंगी, कुछ नया होगा और नक्सलवाद को और पीछे ढकेलने में हम कामयाब होंगे इस बैठक के बाद, लगता है आपको? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर में खासकर जनजातीय क्षेत्रों में नक्सली हिंसा में काफ़ी कमी आई है और रणनीतिक मोर्चे पर भी माओवादी नेतृत्व पीछे हटा है। हाल के इनकाउंटर्स ये बता रहे हैं कि उनकी जो है मारक क्षमताएं घटी हैं, नेतृत्व का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, गोला बारूद का अभाव है और काफ़ी परेशान हैं और निरंतर सरेंडर हो रहे हैं। तो उससे एक
स्थान तो खाली हुआ है जिसको विकास के माध्यम से सरकार जरूर भरना चाहेगी, और मुझे लगता है अमित शाह जी का दौरा इसी संदर्भ में एक प्रयास है। मैं इसे इसी तरीके से देखता हूँ। कुछ लगता है कि ठोस होगा जो कि अब तक नहीं हो पाया। 7 राज्य मिलके जब लड़ेंगे नक्सलवाद से तो ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट करने का प्लान लेके अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि नक्सलवादी नेतृत्व और स्वयं नक्सलवादी फोर्स जो है जंगलों में काफी दबाव में है। उनकी रणनीतियां सफल नहीं हो रही हैं, वो चितिर बितिर हो चुके हैं, उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। पहले कभी भी डेड बॉडीज रिकवर नहीं होती थी, अब सारी डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं। हाल ही में उनका 28 लाख रुपया पकड़ा गया, करीब 2 टन के आसपास पिछले 1 साल में उनकी गोला बारूद सामग्री जब्त हुई है, हथियार जब्त हुआ है। तो इस पूरे घटनाक्रम को जब आप एक साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि जनजातीय क्षेत्रों में उनकी पकड़ कमजोर हुई है, वो पीछे हट रहे हैं और अब वो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस कारण जो प्रशासनिक अमला है और सरकार है उसको एक स्पेस मिलता है और वो अपने विकास कार्यों को आगे जरूर ले जाने का कोशिश करेगी। ठीक है, और यही प्रमुख वजह है जिसे जो केंद्र की एक तरीके से मॉनिटरिंग की नजर होनी चाहिए, वो हमें इस तरीके के बैठकों के जरिए दिखाई देती है। चलते हैं शुभ्रांशु चौधरी जी के पास। चौधरी साहब, ये देख रहे हैं कुछ तेजी आएगी, ऑपरेशन भी पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा हुए हैं। अब ये जो नई रणनीति को देखते हैं, इस बैठक के बाद की रणनीति को, उसको किस ढंग से होना चाहिए या किस ढंग से सरकार काम करने का प्लान कर रही होगी आपके नजरिए से? शुभ्रांशु, देखिए, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि नक्सली बैकफुट पे हैं और सरकार आगे बढ़ रही है। विजय शर्मा जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो हत्याएं जो कि पिछले 6-8 महीने में काफी ज्यादा हुई हैं, ये हमारी रणनीति का सिर्फ 20% है। 80% में हम उन्होंने 1-2 नाम का जिक्र किया था, पर अभी तक जो दिखा है पर ये जल्दी है। जैसे ये जो सरकार बनी है अभी नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार, उसके पहले दिल्ली से हिंट दिया जा रहा था कि हम लोगों ने कश्मीर को मोदी 2 में टैकल किया था और मोदी 3 में हम माओवाद को टैकल करेंगे। पर जहां तक रणनीति की बात है, आप और हम सभी को ये जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी मिथिलेश जी ने शब्द का यूज किया, इरेडिकेट करने से नहीं होगा। आपने इरेडिकेट कर दिया आंध्र प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ में आ गए। तो ये एक राजनीतिक समस्या है। ऑफ कोर्स 20% हो या जितना भी प्रतिशत हो, जो फोर्स का उपयोग है वो होना चाहिए और हो रहा है और वो बढ़ेगा। एक पॉजिटिव बात है कि सिर्फ डीजीपी की बात नहीं है, को भी हमें आशा है कि कोई रणनीति बने यहाँ पर, सिर्फ गोला बारूद से ये। ठीक है, चलिए शुभ्रांशु जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आवाज की शायद थोड़ी दिक्कत है, जब तक वर्णिका शर्मा जी की ओर चलते हैं। वर्णिका जी, आप इस तरीके के स्ट्रेटेजी को भली भांति समझते हैं कि हर बार नक्सलवाद को अगर खत्म करना है तो रणनीति बनाई जाती है कि ऑपरेशंस करो, उनके मांद में घुस जाओ, वो जहां पर हैं वहां पर उनको रोको। इसी तरीके की रणनीति अब तक चलती रही है। क्या अब कुछ बदलाव की जरूरत है? समय के साथ चीजें बदलनी भी चाहिए। समर्पण नीति तो बेहतर हो गई है, पर नक्सलवादियों में शामिल लोग ज्यादा ना हो, इसे रोकने की जरूरत है। इसके लिए कुछ काम करने की इस मीटिंग में प्लान बनेगा क्या? जी बिल्कुल। थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये जो बैठक हो रही है या वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, थोड़ा एक रक्षा के दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई नवीन सरकार आती है उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में व्याप्त जो समस्या होती है उसका उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जब तक वो समस्या होगी तो विकास की दर अच्छी होना तो बहुत दूर की बात है,
बहुत धीमी और कई बार मंद भी हो जाएगी और कई बार नुकसान में भी रहेगी। तो इस स्थिति को देखते हुए इस जो नवीन सरकार ने जो पदार्पण किया, तो इसने बहुत तेज गति से अपना काम करना शुरू किया। अब इनकी तेज गति में क्या था और जो अभी की मीटिंग में भी होना चाहिए था और होना है, चल रहा है ये सब, कि एक तरफ हम स्ट्रेटेजिकली यानी स्ट्रैटेजी बना के शत्रु को अपने मोर्चे पे घेरते हैं, तो दूसरी तरफ टैक्टिकली यानी सामरिकी, तो इन दोनों में एक डिफरेंस आता है। एक होती है रणनीति, जिसमें कई प्रकार की योजनाएं भी मतलब एक प्रकार की जो हम स्ट्रेटेजी कहते हैं योजनाएं बनती हैं, उसमें हम आत्मसमर्पित नक्सली और उस क्षेत्र में विकास को लेके या किस प्रकार से ऑपरेशन करने हैं, स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये सरकार पर्याप्त स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन को लेके आत्मसमर्पण की नीतियों में अभी आपने कहा कि बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत परिवर्तन आए हैं। पहले आत्मसमर्पण के बाद केवल एक ही क्षेत्र में रख दिया जाता था कि केवल सुरक्षात्मक क्षेत्र में उन्हें डाला जा रहा है या सुरक्षा में ही वापस ला दिया जा रहा है, पुनः हथियार पकड़ रहे हैं। पर अब ऐसा किया गया है, जो मैं इनकी नीतियों को देख रही थी, कि अब वो अपनी इच्छित जगह पे जा सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कौशल उन्नयन के लिए कर सकते हैं। उनको अपने परिवार को भी साथ रखने की अनुमति रहेगी। जो कई आत्मसमर्पित नक्सलियों से बातचीत के दौरान मैं ये एक बहुत बड़ी बात देखती थी कि उन्हें उनके परिवार से बहुत दूर रखा जा रहा है। तो ये एक अच्छा संदेश जा रहा है यदि योजना के आधार पे देखें तो। और अब हम बात, ठीक है वर्णिका जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, चलिए जब तक मिथिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश जी, जैसे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट बता भी रहे थे कि अब वो समय नहीं है कि गोला बारूद से ही हर लड़ाई जीती जाए। अब मन जीतने का समय आ गया है कि लोगों का दिल जीत लिया जाए, और सरकार का काम भी यही होता है कि हर जगह विरोधियों को विरोधियों की तरह ना देखते हुए उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करना चाहिए, मुख्य धारा में लेनी चाहिए। क्या इसको लेकर भी कुछ बात हो रही होगी आज की मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पिछली बार भी जब मैं आपके पास इसी मुद्दे पर आया था तो मैंने कहा था कि एक प्रक्रिया जिसमें सामाजिक भागीदारी हो, जिसमें जहाँ की समस्या है वहाँ के अपने लोग हों, उनकी आवाज़ हो, उनके प्रतिनिधि हों, और वो सरकार, समाज सेवी संस्थाएं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात करें और एक रास्ता तैयार करें जिससे हिंसा पर आधारित आंदोलनों को एक विकल्प प्राप्त हो सके और उनको एक समझ विकसित हो कि बहुत लंबे चलने वाले हिंसात्मक आंदोलन भारत में सफल हो नहीं पाए हैं और उन्होंने त्रासदी के अलावा कुछ दिया नहीं है समाज में। तो मुझे लगता है कि माओवादी नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए और स्थानीय लोगों से बात करते हुए, और सरकार को भी इसको खुले मन से आना चाहिए और इस पर दोनों पक्ष को और स्थानीय नेतृत्व को, स्थानीय जनता को बात करते हुए एक सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारी दूरदर्शिता हो और क्षेत्र के विकास को लेके, वहां के बुनियादी मुद्दों को लेके एक समझ हो, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा ही मानता हूं कि सरकार को इस पर जरूर पहल करनी चाहिए। ठीक है, पहल हो भी रही है और आज की बैठक में खास तौर पर उन राज्यों से चर्चा की जा रही है जहां पर नक्सलवाद बहुत सीमित क्षेत्र में हैं, पर वो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं और वो एक तरीके से नक्सलवादियों के छुपने के स्थान बन जाते हैं। इस पर हम शुभ्रांशु जी के राय भी ले लेते हैं। शुभ्रांशु जी, ऐसे राज्य छत्तीसगढ़ में तो चलिए कई तरीके की परिस्थितियां हैं और यहाँ पर हम लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जहाँ पर समस्या कम है और वहाँ पर नक्सलियों को कैसे रोका जाए, वहाँ पर ही नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया जाए, इसके लिए भी प्लान बन रहा होगा क्या? इसके लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, ये जो 7 राज्यों की जो बैठक है ये पहली बैठक तो नहीं है, ऐसी बैठकें होती रही हैं, तो ये एक रूटीन मामला है। लेकिन जैसे सभी ने कहा कि अभी बहुत अच्छा मौका है इसके पूर्ण समापन का, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली माओवादी कमजोर स्थिति में है। आपने कहा कि बाकी 6 राज्यों में तो बहुत ही बुरी स्थिति है उनकी, छत्तीसगढ़ में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। जैसे मिथिलेश जी ने बताया कि पहले लाशें लाना बहुत मुश्किल होता था, अब सारी लाशें आ रही हैं,
जैसे आंध्र प्रदेश में जो इसका समापन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने इंटेलिजेंस दिया, लोगों ने जानकारी दी पुलिस को। आप कोबरा भेज सकते हैं, लेकिन जब तक उसको आंख नहीं दें, जब तक उसको जानकारी नहीं दें, तो इस तरह की 147 लोगों की हत्या हुई है पिछले कुछ महीनों में, जो आपने अभी बताया, तो वो संभव नहीं होती है। तो लोग अभी पुलिस का साथ दे रहे हैं, लेकिन जो वर्णिका जी ने भी कहा कि जो करने की जरूरत है कि एक सामाजिक समस्या को सामाजिक रूप से भी कैसे हल किया जाए। मिलिट्री इसका एक हिस्सा है, उस पर जरूर काम हो, जो हो रहा है वो और भी होना चाहिए, लेकिन साथ में जो आदिवासी है, जो अब 99% है इस समस्या का, तो ये आंध्र की समस्या नहीं है, ये बंगाल की समस्या नहीं है जहाँ पे ये लैंड राइट का इशू था, यहाँ पे ट्राइबल राइट्स का इशू है। और माओवादियों ने अपनी रणनीति बदली है, आज से नहीं, 3 साल 4 साल पहले से वो जिस रास्ते से नेपाल में शांति आई, वो संयुक्त मोर्चा की रणनीति, वो जगह जगह उन्होंने लोगों को बैठाया हुआ है और वो लीगल मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके साथ गंभीरता से बात करना नहीं शुरू किया है। जब विजय शर्मा जी ने ऑफर दिया था, माओवादी के 2 स्टेटमेंट आए, उसके बाद से सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। तो हमें लगता है कि उन दिशा में भी इस बैठक के बाद थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। बिल्कुल, और इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। चलते हैं एक बार फिर से, वर्णिका जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। क्या लगता है 2-3 ऐसे मुख्य बिंदु तो हमें देखने को मिलेंगे जो कि पहले नहीं थे, लेकिन अब इस बैठक के बाद वो चीजें प्लान में दिखाई देंगी? क्या लग रहा है, क्या निकलेगा मंथन से? मुझे लगता है कि अब ये जो बैठक हो रही है, जैसा कि मेरी आवाज बीच में कट गई थी, कि एक हम बात कर रहे थे टैक्टिकल ऑपरेशंस की, जो क्षेत्र में युद्ध नीति के तहत चल रही थी, वो पर्याप्त मात्रा में, और दोनों मतलब टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल दोनों ऑपरेशन बैलेंसिंग वे में इस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब बात आती है कि टैक्टिकल ऑपरेशंस में क्या होता है कि वो अन्य राज्यों की ओर भागते हैं, तो उन राज्यों में भागते हैं तो क्या किया जाए? अरे एक तरफ से दबाव पड़ा, दूसरे राज्य में भागे, वहां की समस्या बन गई। पर वो केंद्रीय स्तर की जब बैठक होती है तो उसमें निश्चित ही यूनिफाइड रूप से देखा जाता है कि वो एक जो परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में वो भाग रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए एक कंबाइन एक्शन टीम के द्वारा। अभी दूसरी बात आ जाती है कि ये तो रहा टैक्टिकली हम जा रहे हैं कि कैसे करना है, पर वहां पे आम जनता जो वाकई में, जब मैं उन अंदर के क्षेत्र, ठीक है, चलिए जी अपनी बात पूरी करिए जी। विकास चाहते हैं उन क्षेत्रों में, तो जब वे उस क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो अब ये पूरा दायित्व हमारी ओर से बन जाता है, या जो भी अभी वर्तमान में सरकार है, कि जब वो विकास चाह रहे हैं तो हमको अपनी ओर से हाथ बढ़ाना है, स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं को समझना है और उनके विकास की ओर ध्यान देना है। तो अभी मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य होगा विकास, कि वहां पे सरकारी योजनाओं को अंतिम परिणति कैसे दिया जाए, कैसे अमली जामा पहनाया जाए। ठीक है, और ये बात शायद बहुत पहले से कही जाती रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। मिथिलेश जी से समझ लेते। मिथिलेश जी, विकास करना बहुत जरूरी है और उन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा तो वैसे ही नक्सलवाद से वो लोग दूर हो जाएंगे, पर क्या ये बोलना जितना आसान है उतना जमीन पर, यानी जो वहां पर काम करना आसान है? क्या विकास कर पाना आसान है क्या नक्सलियों के बीच में? देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहने जा रहा हूं। नक्सलवाद की समस्या का विकास से कोई संबंध नहीं है। नक्सलवाद जिस विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है वो मौलिक परिवर्तन की बात करता है, भारत में सत्ता स्थापित करने की बात करता है, एक चीज। लेकिन उसका माध्यम वो कई बार भूमि सुधार आंदोलनों को बनाता है, कई बार जातिवादी आंदोलनों को बनाता है और कई बार वो आदिवासी आंदोलनों को बनाता है। वो ऐसे बिंदुओं को और उनके केंद्रों को खोजता है जहां पर आवाज की जरूरत हो और वहां पर वो आवाज बनता है। तो नक्सलवाद और विकास ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दूरी हैं। नक्सलवाद विकास की बात नहीं करता, नक्सलवाद सत्ता में स्थापित होने की बात करता है। रही बात बस्तर में या आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में विकास की बात, तो नक्सलवाद के कारण तो वहां पर विकास रुका रहा है। पिछले 2 दशकों से वहां का विकास रुक गया है। संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती रही है, आंदोलन होते रहे हैं, अराजकता फैलती रही है, हत्याएं होते रहे, तो वहां विकास का जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो नक्सलवाद विकास दोनों प्रतिभूतिक रूप में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन क्योंकि नक्सलवाद कमजोर हुआ है
इसलिए वहां की लोकतांत्रिक सरकारों का जो विस्तार है वो अंदरूनी क्षेत्रों में होता है, और विस्तार जो है सरकार अपनी सहकारी योजनाओं के साथ ही अंदर जाएगी और उन योजनाओं को जब वहां पर स्थापित करेगी, लोगों को डिलीवर करेगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, उनके इश्यूज को समझेगी भी। इन क्षेत्रों में एक अपनी शिनाख्त की भी समस्या है जिसको सरकारें हमेशा नजरअंदाज करती है, या सरकारों में जो उन समाज के लोग बैठे हैं उनको वो एजेंट बना के वहां पर उतार देती है, जबकि वो एलियनेट हो चुके होते हैं। तो मौलिक रूप से समाज और धरातल पर काम करने वाले लोगों के साथ जुड़कर विकास की धारा को बढ़ाया जाएगा, तो ही ये समस्या जो है समाधान की ओर होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत भी है शुभ्रांशु जी। विकास की जरूरत तो है, पर ये क्या संभव है, क्या सड़कें स्कूलें वहां पर बन जाए 1 साल के अंदर? ऐसा दिखता है क्या? वहां की परिस्थितियां हैं क्या ऐसी? मोहन जी, विकास किसको कहते हैं ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसे अभी विष्णु मुख्यमंत्री जी साहब कह रहे थे कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो सहकारिता मंत्री भी हैं और वो सहकारिता विभाग की भी बैठक लेंगे। तो मैं एक प्रपोजल आपको देना चाहता हूँ, पूरे बस्तर में या पूरे ये जो 7 प्रदेश से जहाँ भी लोग आए, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं, यहाँ महुआ होता है और महुए की शराब आदिवासी बनाते हैं। एक प्रयोग है सहकारिता का जिसको हम अमूल के नाम पे जानते हैं, जहां घर घर से दूध इकट्ठा किया गया और वो दूध का जो लाभ है वो जिस कलेक्टर को वापस गया। आप एक मल्लया साहब को लेके आएंगे और जगदलपुर में महुआ की इंडस्ट्री लगा देंगे, चपड़ासी की नौकरी मिलती है आदिवासी को, उसको अगर आप विकास कहते हैं। माइनिंग में हमने वही देखा है कि हम जैसे लोगों को कुछ क्लर्क की नौकरी मिल जाती है, आदिवासी झाड़ू लगाता है। तो वो विकास आदिवासी नहीं चाहता है, सहकारिता वाला विकास वो चाहता है। तो यहाँ पर अमूल के एम की मिल्क की जगह महुआ का सहकारिता कीजिए, उसको दुनिया में बेचने की कोशिश कीजिए। आज महुआ शराब का बहुत क्रेज है दुनिया में, लोग चाहते हैं। जैसे हर देश की एक लिकर होता है, और क्या कहते हैं, रशिया का वोदका है, मेक्सिको का टेकीला है, भारत का वो महुआ हो सकता है, भारत की वो पहचान हो सकती है। और वो साथ में आदिवासी का विकास कर सकता है, उसका आर्थिक विकास कर सकता है। अंग्रेज आज से 150 साल पहले ये समझ गए थे कि महुआ अगर चल गया तो उनकी दारू कोई नहीं पिएगा। आज 150 साल हो गए, वो आज भी कानून चल रहा है। तो उन कानूनों को बदल के लोकल विकास, इस तरह के विकास किए जाने की जरूरत है। सड़क की जरूरत है, पर किस तरह का स्वास्थ्य, किस तरह का सड़क, ये आदिवासी से पूछा जाए। इस तरह के लिए कानून बने हुए हैं हमारे यहाँ, उन कानूनों का पालन करने की जरूरत है। जो मांग माओवादी पिछले 3 सालों से, उनका जो संयुक्त मोर्चा, जो वो जगह जगह लोगों को बैठाकर जो मांग कर रहे हैं, वो मूलभूत विषय है इस बार का। मतलब पिछले 30-40 सालों का, जो मिथिलेश जी ने जो बिल्कुल सही कहा, वो अलग अलग मुद्दा पकड़ते हैं। इस बार का मुद्दा है पिछले 40 सालों का आदिवासी का अधिकार, आदिवासी की ऑटोनॉमी। वो आप उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे और आप कह रहे हैं कि माओवादी समस्या हल कर लेंगे। तो ये वैसे ही हुआ कि कैंसर स्पेशलिस्ट लाए हैं पर बीमारी जो है वो लिवर की है। बिल्कुल। चलिए वर्णिका जी, इससे इत्तेफाक रखते हैं आपकी समझने, विकास के जो आवश्यकता है उसको समझने में थोड़ी सरकारें पीछे रह जाती हैं। इस तरीके की बैठकों में इसे समझा जाएगा क्या? केवल सड़कें बना देना, केवल स्कूल बना देना विकास नहीं है, वहां पर उनके जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं को विकसित करने की जरूरत है जो सरकारें नहीं कर पाती। नहीं, ये चीज तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मूलभूत चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सतही चीजों से काम नहीं होगा, यहाँ तक के तो मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि उन अंदरूनी क्षेत्रों में वास्तव में सरकारी योजनाओं को अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचाना हमारा बेसिक दायित्व रहेगा, मूलभूत दायित्व रहेगा कि वहां अंतिम व्यक्ति तक। जैसे मैं अभी शुभ्रांशु जी जिस महुआ की बात कर रहे थे, मैं भी चेरपाल के अंदरूनी, मतलब बीजापुर के अंदरूनी चेरपाल में गई थी। ठीक है जी, वर्णिका जी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बोलिए। जी, वो स्वयं से आगे बढ़ और
खुद वो नहीं जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, पर वो अपने आप से उन चीजों को लेके आगे बढ़ रहे थे। मैंने जो देखा है मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि वहां पे जो बच्चियां हैं वो खुद से आगे बढ़ रही हैं, खुद से उन प्रोडक्ट को आगे लेके जा रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने उन चीजों को भी देखा है और ये भी चीज जानती हूँ कि ठीक है, सड़क जब तक नहीं बनेगी तो वाकई में वहां पे क्षेत्र तक के ये भी चीज है, हमको ये चीज छोड़ के उस चीज को कर लो, वो चीज छोड़ के उस चीज को कर लो, ऐसा नहीं सोचना है। समानांतर सभी चीजों पे इक्वली हमको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा अगर हम ध्यान दें और सबको आगे बढ़ाएं तो सारी चीजें शायद ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। आखिरी कमेंट ले लेते हैं मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, इस तरीके के बैठकों में जो भी हो, आपका क्या सुझाव है कि अगर इस चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सकता है? देखिए, एक विषय को देखने के कई सारे नजरिए हैं, उसी तरीके से उस क्षेत्र विशेष को देखने का भी नजरिया है। सरकार का नजरिया अलग है, पुलिस का नजरिया अलग है, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों का नजरिया अलग है और हम आप जैसे लोगों का नजरिया अलग है। लेकिन एक नजरिया वहां पर जो मौलिक रूप से कई हजार साल से रह रहा है व्यक्ति और उसका जो समाज है, उसका एक नजरिया है। वो एक सामान्य टेरेन तो है नहीं। आपको मेरे को गर्मी लगती है, हम एसी चला लेते हैं, लेकिन एसी से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डैमेज करता है उस जंगल को जिसमें एक समाज जो है 1 लाख वर्षों से रह रहा है। तो इस समस्या को सामासिक रूप से देखने की आवश्यकता है और वहां पर विकास एक विकल्प है, इसके साथ साथ और कई विकल्प हैं। तो मुझे लगता है एक सहकारिता पर आधारित आंदोलन और विचार जरूर उन क्षेत्रों के विकास में सहायक होगा और मैं इसकी वकालत करता हूं। बिल्कुल, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भी हैं। ऐसे में इन दोनों विभागों का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन भी होगा तो हमें विकास में आसानी होगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा राज्य सरकारों पर, इसीलिए राज्य सरकारों के प्रमुखों की ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। चीजें और आती जाएंगी तो हम आपके सामने रखते जाएंगे। फिलहाल एक बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरी बैठक जारी है। मसौदा क्या बनता है इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। शुभ्रांशु चौधरी जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और वनिका शर्मा जी हमारे साथ बनी रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। और हमने जानने की कोशिश की कि अमित शाह की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और इस स्ट्रेटेजी का छत्तीसगढ़ को फायदा क्या हो सकता है। अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें और साफ होंगी तो बाकी चीजों को लेकर आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।